वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इंडियन गौर के बारे में है। अभी हाल ही में 6 साल की एक इंडियन गौर की मौत हो गई क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को कंज्यूम कर लिया जिसे इम्प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया गया था ऊटी के नज़दीक में, तमिलनाडु में। कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम फूड आइटम्स को प्लास्टिक की पॉलीथीन में लपेट कर या फिर उसमें रख के सड़कों पे फेंक देते हैं। अब जो भी एनिमल्स होते हैं जब वो उन तक पहुंचता है तो वो उस खाने को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि वो प्लास्टिक में बहुत बुरी तरीके से लिपटा होता है तो कई बार वो उस खाने के साथ उस प्लास्टिक को भी निगल लेते हैं या खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत का खतरा बना रहता है। इस तरीके से इम्प्रॉपरली डिस्पोज्ड मटीरियल या प्लास्टिक कई बार जानवरों की जान ले लेता है। इंडियन गौर का साइंटिफिक नाम है बॉस गौरस। अगर हम इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बोवाइंस में यानी कि मवेशियों में ये काफ़ी बड़ा होता है। वाइल्ड कैटल्स की प्रजातियों में भी आपको ये सबसे ज़्यादा बड़ा मिलेगा और इनके शोल्डर की हाइट आपको 220 सेंटीमीटर तक दिख जाएगी। गौर्स आपको फॉरेस्टेड हिल्स में मिलते हैं, ग्रासी एरियाज़ में मिलते हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। इन एरियाज़ में इन्हें अच्छा खाना मिल जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। ये आपको कई सारे देशों में मिल जाएंगे जैसे कि इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी। अगर आप साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट को देखें तो वहाँ पर ये आपको कई सारी जगहों पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई और बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में। गौर गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल भी है। आई रिपीट, गौर गोवा और बिहार राज्य का स्टेट एनिमल भी है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है। ये वल्नरेबल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है, लेकिन इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है क्योंकि इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। जहाँ पर इनके खाने को चारा मिल जाया करता था, इनके मीट के लिए अक्सर इन्हें जान से मार दिया जाता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में भी इंसानों के द्वारा इन्हें जान से मारा जाता है और इनका फूड कम हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि उसकी वजह से भी इनकी संख्या गिर रही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ढोल्स के बारे में है। अभी हाल ही में एक नई स्टडी में ये पाया गया कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स, जिन्हें आप ढोल भी कहते हैं, ये सेंट्रल एशिया के हाई माउंटेन्स में देखे गए हैं, जबकि लास्ट टाइम ये आज से 30 साल पहले उस रीजन में देखे गए थे। 30 सालों में ये वापस वहाँ देखे नहीं गए, फिर अभी हाल ही में इनको वहाँ पे स्पॉट किया गया। ढोल्स, इन्हें एशियाटिक वाइल्ड डॉग के नाम से भी पुकारा जाता है। रेड डॉग भी कहते हैं बिकॉज इनका कलर रेड और ब्राउन होता है। आप इमेज में भी इनका कलर देख सकते हो। इनका साइज आपको जो जर्मन शेफर्ड डॉग्स होते हैं उनके जैसा ही दिखेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये लॉन्ग लेग्ड फॉक्स हो, मतलब एक लोमड़ी जैसा शेप आपको लगेगा। इसका मुख्य कारण इसकी पूंछ होती है। ढोल या क्वान अल्पाइनस, ये एक वाइल्ड कार्निवोर एनिमल है, मांसाहारी होता है। फैमिली कैनिडाई से बिलोंग करता है और क्लास मैमेलिया से। इतनी डिटेल्स आपको याद ना भी रहें तो समस्या का विषय नहीं है। हिस्टोरिकली ढोल्स को सदर्न रशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता था, देखा जाता था। मतलब ये कई सारी जगहों पे पाए जाते थे। हाल की रिसर्चेस में ये देखा गया कि अब इनका रहने का स्थान बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। लाइक साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में ही अब ये पाए जा रहे हैं। थोड़ी बहुत पॉपुलेशन इनकी नदर्न मोस्ट चाइना में भी दिख जाती है, मतलब नदर्न मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो चाइना में मिल जाती है। भारत में ये आपको 3 क्लस्टर्स में दिखेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के जो रीजन्स हैं वहाँ पर ढोल की अच्छी खासी संख्या पाई जाती है। ये एपेक्स प्रीडेटर होते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है। ये इंडेंजर्ड साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 2 में है। इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, दैट्स वाई इनको थ्रेट है। प्रीवेस खत्म हो रहा है, इनको शिकार नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता और लाइफ स्टॉक प्रेडेशन की वजह से इनका प्रोसिक्यूशन भी किया जाता है। बिकॉज ये जानवरों के ऊपर हमला करते हैं तो कई बार इंसान इन्हें जान से मार देते हैं। तो कई सारे कारण हैं इनकी संख्या के गिरने का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेकाडोंग टर्मरिक के बारे में है। हल्दी की एक प्रजाति है। ये अपने तरीके का पहला प्रयास रहा ये, जहां पर ड्रोन्स के माध्यम से लेकाडोंग टर्मरिक को मेघालय से भारत के अन्य हिस्सों में ट्रांसपोर्ट किया गया। उद्देश्य यही रहा कि हम भारत के अलग अलग हिस्सों में इस टर्मरिक को पहुंचा सकें। लेकाडोंग टर्मरिक को ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के तहत भी ऑप्ट किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के द्वारा। इसे प्रोडक्ट विद ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इट इज अ काइंड ऑफ टैग
जिसके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि अगर इसके संबंध में प्रयास किए जाएं तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़िया है, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वेस्ट जयंतिया हिल और मेघालय के डिस्ट्रिक्ट में इसकी अच्छी पैदावार होती है। जो टर्मरिक है इसमें हाईएस्ट करक्यूमिन कंटेंट पाया जाता है जो कि 7 से 9% का होता है। बाकी अदर टर्मरिक की वैरायटी में ये करक्यूमिन कंटेंट महज 3% या उससे कम ही होता है। ये जो करक्यूमिन कंटेंट है वो बेसिकली येलो केमिकल होता है जो आपको हल्दी में देखने को मिलता है। वो उसकी मेडिसिनल या एस्थेटिक प्रॉपर्टीज के लिए रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी होता है या वही रिस्पॉन्सिबल होता है। मेघालय ने लेकाडोंग टर्मरिक को जीआई टैग दिया जाए इसके लिए भी एप्लीकेशन दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम क्या है? ये DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम एक डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को चूज कर लेंगे और उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड इंफ्रा है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ये एक जापानीज डेवलपमेंटल मॉडल है। जापान में इसका इस्तेमाल किया जाता था, इंडिया ने उसे ऑप्ट कर लिया। भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को ऑप्ट किया था, दैट टू इन 2018। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सचिंद्र सान्याल जी के बारे में है। अभी हाल ही में उनकी 80th डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें याद किया गया। ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर रहे थे जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में कन्वर्ट हो गया था। इनका मानना यह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें आर्म्ड रेजिस्टेंस के फॉर्म में आगे बढ़ना होगा। ये रिवोल्यूशनरीज के जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जी के मेंटोर भी रहे। उन्होंने उन्हें बताया कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैसे रन करना है कि वो प्रभावी रहें। रास बिहारी बोस जी के साथ मिलकर इन्होंने वायसराय हार्डिंग के ऊपर अटैक भी किया था जिसमें वो घायल हो गया था जब वो नई नवेली कैपिटल जो दिल्ली बनाई गई थी कोलकाता से चेंज करके वहां पर विजिट करने वाला था। सान्याल जी गदर कॉन्स्पिरेसी में भी क्लोजली इन्वॉल्व थे और इसी वजह से उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया था और सेलुलर जेल में डाल दिया गया था। उन्हें ब्रिटिशर्स ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होने के लिए पनिश किया था बिकॉज काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो पैसा इंडियंस का उस ट्रेन के माध्यम से लेकर जाया जा रहा था उसे रिवोल्यूशनरीज ने लूट लिया था अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए। 7 फरवरी 1942 में गोरखपुर की जेल में उनका निधन हुआ। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में है। बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि अब बैंक गारंटी की जगह पे सिक्योरिटी बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए या फिर गोल्ड के इंपोर्ट के लिए। अब ये मामला आपको तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक कि आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में ना समझ में आ जाए। सिक्योरिटी बॉन्ड के बारे में जो बातें हैं वो वैसे तो लाइन बाय लाइन यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसे आसान भाषा में समझा देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड के मामले में यहाँ पर हेडिंग देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड की होनी चाहिए। सिक्योरिटी बॉन्ड के मामले में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी पार्टी क्या होती है। सपोज करिए कि कॉन्ट्रैक्टर ए हैं और ये गवर्नमेंट यानी कि जी से एक कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट यानी कि जी कॉन्ट्रैक्टर ए से ये कहती है कि आप इस बात को इंश्योर करिए, इस बात की गारंटी दीजिए कि आप इस मिनिमम स्टैंडर्ड की रोड बनाएंगे जिस रोड के लिए पर्सन ए कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं सरकार से। लेकिन पर्सन ए जो गारंटी दे रहे हैं सरकार को उस पर भरोसा नहीं है, तो सरकार पर्सन ए से कहती है कि आप एक सिक्योरिटी बॉन्ड लेकर आइए किसी भी एंटिटी से, किसी इंश्योरेंस कंपनी से जो आपकी ओर से इस बात की गारंटी दे कि अगर आपने वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया या वो टाइम फ्रेम में आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो जो नुकसान होगा वो उसकी भरपाई करेंगे। तो पर्सन ए इंश्योरेंस कंपनी एक्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरी ओर से गारंटी ले लीजिए गवर्नमेंट के लिए। तो कंपनी एक्स पर्सन ए को देते हैं एक सिक्योरिटी बॉन्ड, मतलब पर्सन ए कंपनी एक्स से एक सिक्योरिटी बॉन्ड खरीदते हैं और उस सिक्योरिटी बॉन्ड को ले जाकर वो गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं, ये कहते हुए कि कंपनी एक्स जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने उससे एक सिक्योरिटी बॉन्ड लिया है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये इस बात की सिक्योरिटी करता है कि जो भी मैंने काम लिया है मैं उसे अच्छी तरीके से और अच्छी क्वालिटी में करूंगा। अब यहां पर इन तीनों पार्टीज को क्या कहा जाएगा? यहां पर ये जो इंश्योरेंस कंपनी एक्स है इसे ही आप कहेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। जो पर्सन ए हैं इन्हें कहा जाएगा प्रिंसिपल और जो गवर्नमेंट जी है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है इन्हें कहा जाएगा ऑब्लिजी। ऑब्लिजी मतलब जिसके प्रति ये पर्सन ए ऑब्लाइज्ड है, जिनके लिए इनको काम करना है। तो गवर्नमेंट जी यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट दे रही है वो ऑब्लिजी हो गई, पर्सन ए जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो प्रिंसिपल हो गए और कंपनी एक्स जो इस बात की सिक्योरिटी दे रही है कि पर्सन ए अपना काम अच्छे से करेंगे और अगर इन्होंने नहीं किया तो नुकसान की भरपाई सरकार को मैं करूंगा, उन्हें कहा जाएगा सिक्योरिटी।
तो श्योरिटी बॉन्ड में ये 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, तो जो बात लिखी गई है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 पार्टीज के बीच में, प्रिंसिपल, ऑब्लिजी और श्योरिटी। अगर मैं आपको पहली दफा बताता तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये 3 कौन लोग हैं, किसको प्रिंसिपल कहा गया है, किसको ऑब्लिजी और किसको श्योरिटी। लेकिन अभी आपको पता है कि कौन क्या है। प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, ऑब्लिजी वो है जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट होती है, और श्योरिटी वो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं जो श्योरिटी बॉन्ड जारी करती हैं। ऑब्लिजी गवर्नमेंट एंटिटी होती हैं। प्रिंसिपल को रिक्वायर किया जाता है कि वो श्योरिटी बॉन्ड लेकर आएँ ताकि वो अपना वर्क परफॉर्मेंस आने वाले भविष्य में इंश्योर करेंगे। जो श्योरिटी बॉन्ड है ये इंफ्रा डेवलपमेंट के पर्पज से काफ़ी ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। कई बार सरकार कहती है आप बैंक गारंटी लेकर आइए कि अगर आपने काम अच्छा नहीं किया तो नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। तो बैंक गारंटी अवेल करना इतना आसान नहीं होता, तो बैंक गारंटी की जगह पे अब श्योरिटी बॉन्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा बाय द इंश्योरेंस कंपनीज। एक अच्छा ऑप्शन है। तो इंश्योरेंस कंपनीज अब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिहाफ पे श्योरिटी बॉन्ड जारी कर सकते हैं, और इससे जो आने वाले समय में प्रिंसिपल है यानी कि वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत या फिर आसानी हो जाएगी। तो श्योरिटी बॉन्ड का मामला अगर आपको समझ में आ गया है, तो श्योरिटी बॉन्ड के साथ इश्यूज़ क्या आते हैं। पहला इशू तो ये आता है कि रिस्की कॉन्सेप्ट है, मतलब कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, अपना काम अच्छे से नहीं करते, फिर इनको खतरा आ जाता है मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को, और उन्हें वो सारी भरपाई सरकार को करनी पड़ जाती है। अब यहाँ पर रिस्क है, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास अभी इतनी एक्सपर्टीज नहीं है कि वो प्रॉपर रिस्क एनालिसिस कर सके, इसीलिए वो श्योरिटी बॉन्ड जारी करने को लेकर थोड़ा कतराते हैं कि उन्होंने जारी कर दिया, नुकसान हो गया तो भरना पड़ जाएगा। दूसरा, श्योरिटी बॉन्ड किस प्राइस पर ये जो प्रिंसिपल यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो खरीदेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी फ्री में तो देगी नहीं श्योरिटी बॉन्ड, अगर वो रिस्क ले रही है तो उसके बदले में कुछ चार्ज भी करेगी, तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसका कुछ खास क्लैरिटी है नहीं, इस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अमसर एक्ट के बारे में है 1958 की। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी हाल ही में प्लान बना रही है कि वो अमसर एक्ट ऑफ 1958 में कुछ अमेंडमेंट करेंगे। अमसर एक्ट है क्या? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है। ए यानी कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ये अमसर का फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को या आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हम प्रिजर्व करते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। फर्दर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस कैसे किए जाएंगे उस संबंध में ये रेगुलेशंस भी जारी करते हैं। इसे 2010 में अमेंड किया गया था, जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए कि अगर कोई मान लीजिए हिस्टोरिकल साइट है, कोई मॉन्यूमेंट है, तो उसके 100 मीटर का जो रेडियस है उसे हम डिक्लेयर कर देंगे प्रोहिबिटेड एरिया। मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद जो फर्दर 300 मीटर का और एरिया होगा उसे हम डिक्लेयर करेंगे रेगुलेटेड जोन और या रेगुलेटेड एरिया। यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होगी कौन सी नहीं होगी ये सरकार डिसाइड करेगी। तो ये अमसर एक्ट में बदलाव किए गए थे 2010 में। अमसर एक्ट में अभी अमेंडमेंट किया गया है या प्रपोज किया गया है, जिसमें सेक्शन 20A में बदलाव की बात की जा रही है, ताकि ये जो प्रोहिबिटेड एरिया है या फिर रेगुलेटेड एरिया है 100 मीटर वाला और 300 मीटर वाला, इसे फर्दर रैशनलाइज किया जाए। प्लान तो ये भी बन रहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया जाए, वो डिसाइड करे कि प्रोहिबिटेड एरिया कितना होना चाहिए, क्या 100 मीटर इनफ है, बल्कि इसे बढ़ाकर 500 मीटर करने की बात की जा रही है। ताजमहल जैसी जो साइट्स हैं उनके 500 मीटर के एरिया में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो सही तरीके से बने रहें। इसके माध्यम से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट में काम कर पाती है और जो साइट्स हैं उन्हें प्रिजर्व कर पाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल घोस्ट आर्मी के बारे में है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने अभी एक लॉ या फिर कोड अभी साइन किया है जिसका टाइटल है घोस्ट आर्मी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल एक्ट, जिसके माध्यम से घोस्ट आर्मी को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई। घोस्ट आर्मी का इस्तेमाल यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करता रहा, इसके बारे में जानकारी कभी किसी को भी नहीं लगी। घोस्ट आर्मी में बेसिकली होता क्या था कि जैसे मान लीजिए हर जगह पे तो यूएसए की आर्मी अवेलेबल नहीं होती थी, तो जहां पर वो अवेलेबल नहीं भी होते थे वहां पर भी वो अपनी एक डमी आर्मी दिखाते थे। वो जो डमी आर्मी होती थी उसमें बेसिकली वो जो आर्टिस्ट होते थे ड्रामा कंपनी के, उन्हें रिक्रूट कर लिया जाता था जो सोल्जर की एक्टिंग करते थे। उनके पास डमी टैंक्स होते थे, व्हीकल्स होते थे, मिसाइल्स, कई बार तो एयरक्राफ्ट भी होते थे, फाइटर जेट्स भी वो प्लास्टिक के डमी बना के रखते थे और एक पूरा बेस तैयार कर लेते थे। दुश्मन को ऐसा लगता था कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस है, इस रास्ते से नहीं जाना है या फिर यहाँ पर उनके लिए थ्रेट है, और इससे वो अपनी स्थिति को और मजबूत दिखाते थे जबकि वो होते नहीं थे। घोस्ट आर्मी यूएसए इस्तेमाल कर रहा है, इसकी जानकारी बहुत वर्ल्ड वार तो खत्म हो गया, सेकंड भी, उसके बाद तक किसी को थी नहीं कि इस प्रकार की आर्मी हुआ करती थी। इसमें एक थी 23rd हेडक्वार्टर स्पेशल ट्रूप्स, ये घोस्ट आर्मी की तरह वर्क करते थे जगह जगह पे जाके, और दूसरा था 3133 सिग्नल कंपनी स्पेशल,
ये रेडियो कम्युनिकेशन करते थे, उल्टी पुल्टी बातें करते रहते थे डाइल्यूट करने के लिए कि अब हम यहाँ पे हमला कर देंगे, वहाँ से ट्रूप्स को मोबिलाइज करो, उधर हमला कर देते हैं। तो अब वहाँ पे दूसरे अपोजिशन जो दुश्मन होते थे वो सिग्नल्स को ट्रैक करते थे, तो उनको लगता था कि ये यूएस आर्मी आपस में बात कर रही है, जबकि ये तो फर्जी बातें किया करते थे, इनको जो बोला जाता था वही बोलते थे। तो ये भी घोस्ट आर्मी का पार्ट हुआ करते थे। घोस्ट आर्मी के बारे में लगभग 50 सालों तक किसी को जानकारी ही नहीं थी। 1944 में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर डिपार्टमेंट ने इसे बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया। इनका स्ट्रेंज मिशन होता था, इन्हें बहुत क्विकली ट्रेन किया जाता था टेनेसी में और कई सारी जगहों पर डिप्लॉय कर दिया जाता था। यूएस आर्मी की तरह ये वर्क करते थे। फ्रांस, बेल्जियम, इंग्लैंड, लग्जमबर्ग, हॉलैंड और जर्मनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे रिक्रूटी तो ड्रामा कंपनी से होते थे जिनको सोल्जर्स की एक्टिंग करनी होती थी। इस मिशन के बारे में डिक्लासिफाई किया गया कैप्टन फ्रेड फॉक्स के द्वारा 1996 में। तब लोगों को पता चला कि अच्छा यूएसए ने इतना एक्सटेंसिव यूज़ किया था घोस्ट आर्मी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बसाई वेटलैंड के बारे में है। गुरुग्राम हरियाणा में ये वेटलैंड है। पिछले सालों में इसका एरिया 1/4 रह गया है, ये खत्म होता चला जा रहा है। हरियाणा के बसाई विलेज में लोकेटेड है, साहिबी रिवर के पास में है जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ओरिजिनेट होती है अरावली रेंज में राजस्थान में। इस पूरे रीजन में ये फ्लो करती है। ये 20,000 से ज़्यादा पक्षियों को, 280 जो स्पीसीज़ है माइग्रेटरी बर्ड्स की, उन्हें एक अच्छा एरिया देता है रहने के लिए या फिर उनकी फीडिंग के लिए। ये की बायोडाइवर्सिटी एरिया है IUCN और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी तक इसे प्रोटेक्टेड वेटलैंड का दर्जा नहीं दिया गया है और इसका जो एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है बिकॉज सिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है, रोड्स या मॉडर्न इंफ्रा या हाउसिंग क्रिएट किया जा रहा है और इस पूरी एरिया को कैप्चर किया जाता रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में है, यानी कि IFLDP। इसे अभी हाल ही में कंटिन्यू कर दिया गया है 2021-22 से। इसके लिए फंड एलोकेशन किया गया है 1700 करोड़ का। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और लेदर सेक्टर भारत का अच्छा डेवलप हो उसके लिए उन्हें प्रॉपर इंफ्रा दिया जाता है। जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं लेदर सेक्टर को लेकर उसे भी एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। कोशिश करते हैं कि पूरा सेक्टर अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री की तरफ वर्क करती है। सिग्निफिकेंस ये है कि इसके माध्यम से हम क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, और प्रयास किए जा रहे हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लेदर इंडस्ट्री बढ़िया तरीके से काम कर सके। रिविजन करते हैं। इंडियन गौर ये वायनाड, नागरहोल, मुदुमलाई और बंदीपुर कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगे। दैट्स ट्रू। ढोल्स वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है, गलत है, शेड्यूल 2 में है। सचिन नाथ सान्याल ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडर रहे। दैट्स ट्रू। श्योरिटी बॉन्ड्स लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रिंसिपल, ऑब्लिजी और श्योरिटी। दैट्स ऑल्सो ट्रू। बसाई वेटलैंड मेघालय में है, गलत है, ये है हरियाणा में। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। PDF मिल जाएगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइएगा, चैनल को ज्वाइन करिएगा, PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करिएगा, नहीं तो सब भूल जाएगा और फायदा नहीं होगा। रिवीजन मस्ट है। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।